सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और आप मेरे साथ देख रहे हैं 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम 25 क्लास में पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर अप करेंगे। और हमारा आज का जो सेशन है, इट इज द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक, सेंटर स्टेट रिलेशन। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं राज्यसभा के पास में, स्पेशल पावर स्पेशली स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन करने के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस दिखाई देते हुए नजर आते हैं। आज की क्लास में बहुत डिटेल तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन को कवर अप करेंगे और वैसे सारे क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी वर्टिकल कोई भी एग्जाम को, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीए या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स को, यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। अगर आप पहली बार इस सेशन पे आए, लेट मी टेल दिस ऑल ऑफ यू, हमने 25 दिन का चैलेंज स्टार्ट किया और इसके पहले हमने 10 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जहां पे हम लक्ष्मीकांत और डीडी वासु जैसे कॉम्प्लिकेटेड जो पॉलिटी की बुक्स है उसको समराइज करके बहुत ही इजी फॉर्मेट पे आपको लेक्चर्स के थ्रू कवर अप कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी पीडीएफ आपको यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेट मी राइट द नेम हियर, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो ऑलरेडी सीरीज को कवर अप कर रहे हैं, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू इवन इन फ्यूचर। आप आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी देखेंगे, स्टैटिक पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विल रिमेन द सेम, ठीक है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है इस चैप्टर का नाम क्या है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। मतलब क्या है सर, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप दो जगह पे लगते हुए नजर आता है। एक सेंटर पे, सेंटर पे भी आपको हाउसेस दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लोकसभा दिखाई देगा, राज्यसभा दिखाई देगा। आपको डायरेक्टली इलेक्ट किए हुए लोग, मतलब लोग जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे और उनके द्वारा चुने गए जो भी मिनिस्टर्स है उनकी गवर्नमेंट होगी, जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा में जिनके पास मेजोरिटी होगी। वैसे ही आपको स्टेट दिखाई देगा, स्टेट में आपको सर लेजिस्लेटिव असेंबली दिखाई देगी। अब उस पर्टिकुलर स्टेट से जिसको भी वोट दिया जाएगा, मतलब जो भी मेजोरिटी के साथ में उस एरिया में, उस स्टेट में जीत करके आएंगे, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट बन करके आएगी, उनकी यहाँ पे सरकार बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट दोनों के अलग अलग लेजिस्लेटिव रिलेशंस है। पहले मैं आपको समझा दूं लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है। देखो, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधेयी का, मतलब होता है इसका सर लॉ मेकिंग। क्या होता है मतलब इसका? लॉ मेकिंग, मतलब लॉ बनाने का पावर। अब आप देखोगे जो इंडियन पार्लियामेंट है, मतलब सेंटर, उसके पास भी लॉ बनाने का पावर है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर है सर, उनके पास भी लॉ बनाने का पावर है। आप देखोगे हर स्टेट में कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई पॉलिसी बनते रहता है, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी लॉ मेकिंग पावर है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे स्पेशल सिचुएशंस दिखाई देंगे जहां पे जो सेंटर है ना, वो टेक ओवर कर जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे, मतलब स्टेट के भी जो सब्जेक्ट्स है उस पर सेंटर कानून बनाने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल में उनके रिलेशंस को पढ़ना होगा। सेशन थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटे के आसपास का होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा। आफ्टर दिस सेशन आपको कहीं ना कहीं आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत ही डिटेल तरीके से समझ में आने लग जाएगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट यू ऑल विद द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम। आईएएस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है बेसिकली आपके फेडरल इन कैरेक्टर, मतलब इंडियन पॉलिटी कैसे फेडरल इन कैरेक्टर, उसके ऊपर में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट। तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जब भी आप इंडिया को देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? इंडिया के सामने फेडरल पॉलिटी विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस। कहने का मतलब क्या? फेडरल पॉलिटी, फेडरल का मतलब क्या होता है सर? फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर, राइट। अब ये पावर का डिवीजन कितने ऑर्गन में? एटलीस्ट 2 ऑर्गन होना चाहिए। 2 से ज्यादा ऑर्गन में भी अगर आप पावर को डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं फेडरल फीचर आपको दिखाई देगा। जैसे अगर आप आज देखो तो आपको सेंटर के पास में अलग पावर है, ठीक है, स्टेट के पास अलग पावर है, सेंटर के पास में कुछ अलग इश्यूज है जिन पे सेंटर कानून बनाएगा। इसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से इश्यूज जिसपे कानून सिर्फ सेंटर बना सकता है। स्टेट के पास में खुद की स्टेट लिस्ट है, जैसे आपको इसमें पुलिस दिखाई दे देगा, हेल्थ दिखाई देगा, मतलब जो स्टेट ओरिएंटेड इश्यूज है उन पे ये कानून बनाते हुए नजर आते हैं। तो आपको क्या दिखाई देगा सर? देयर इज डिवीजन ऑफ पावर। इसी को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं फेडरल। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या बोला कि हमारे देश में, हमारा जो देश है इट इज यूनियन ऑफ स्टेट। याद करो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था कि हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब हमारा देश, मतलब भारत जो है ये कहीं ना कहीं यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब ये जितने स्टेट्स एक साथ हैं इनमें से कोई भी स्टेट इस यूनियन को सिसीड नहीं कर सकता। मतलब सपोज करो ऐसे 28 स्टेट्स मिलकर के एक देश बनाते हैं भारत, ठीक है। अब इनमें से कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो इस यूनियन से टूट करके बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट जो दिखाई देगा ये कहीं ना कहीं अमेरिकन स्टाइल ऑफ फेडरेशन से अलग है।
राइट। अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था तो अमेरिका की जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे और अमेरिका के जो साउदर्न स्टेट्स थे उनमें आपस में लड़ाई हो गया था। साउदर्न स्टेट्स ये कहते थे कि हम एक नया देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का संविधान कहीं भी स्टेट्स को इंडिपेंडेंट होने से नहीं रोक रहा। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका दो कंट्रीज में टूटने वाला था, लेकिन सिविल वॉर हुआ, फिर वो पूरा का पूरा अमेरिका एक देश बनकर सामने आया। अब्राहम लिंकन उस वक्त प्रेसिडेंट थे। सो दैट्स अ कंप्लीट स्टोरी। वहां से हमारे हिस्टोरियंस को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स को ये समझ में आया कि हमें हर स्टेट के पास में पावर नहीं देना है कि वो चाहे तो इस यूनियन से टूट करके अपना एक सेपरेट स्टेट बना ले, एक सेपरेट देश बना ले। यानी कि हमारा जो यूनियन होगा इसको हमें ज्यादा पावरफुल बनाना है। जो हमारा सेंटर होगा कहीं ना कहीं सेंटर को हमको स्ट्रांग बनाना है। मतलब देखो पावर शेयर तो करना है, ऐसा नहीं हो कि सारा पावर सेंटर लेकर के बैठा हुआ है, जो भी कुछ करना है सब पार्लियामेंट ही करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप पावर डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कल स्टेट बोल दे कि हमें एक नया देश बना दो, वो एक कोई नया देश की मांग करने लग जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो हमारा इंडिया स्टेट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी मतलब हमने पावर डिवाइड कर दिया है। यूनियन के पास, पार्लियामेंट के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है, लेकिन फेडरल पॉलिटी विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो यूनिटरी बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब यूनियन कहीं ना कहीं ज्यादा पावर होल्ड करता हुआ नजर आएगा। अगर कभी भी आप देखोगे जब इमरजेंसी लगेगा ना हमारे देश में, तो सारा का सारा पावर आ जाता है सर यूनियन के पास। जैसे इमरजेंसी लगता है सारा पावर यूनियन के पास आ जाता है, क्योंकि इमरजेंसी इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक खराब हो चुका है, चीजों को रेगुलेट करना है, सारा पावर आ जाता है यूनियन के पास में। ठीक है, मैं आपको इमरजेंसी कल की क्लास में बताऊंगा, तो इमरजेंसी आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो फिर आपको क्या दिखाई देगा, स्टेट्स कैन नॉट सीसीड। मैंने आपको यही बताया कि हमारे देश में यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी स्टेट इस यूनियन से तोड़ करके अपना हिस्सा अलग नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। प्लस फेडरलिज्म मतलब क्या है, नेशनल यूनिटी तो होगा ही, प्लस हम अलग अलग रीजन को ऑटोनॉमी भी दे रहे हैं। कितनी सही बात है कि देखो देयर इज नेशनल यूनिटी, बट नेशनल यूनिटी के साथ में हमने अलग अलग रीजन्स को सर ऑटोनॉमी भी दिया है कि आप अपने हिसाब से अपने आपको रेगुलेट करिए। यू आर गिवन दी रीजनल ऑटोनॉमी एज वेल। ठीक है, अगर मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाऊं तो अल्टीमेटली में इसको हिस्ट्री में पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से शुरू हो गया। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, इसने कहीं ना कहीं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 1935 का एक एक्ट है जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में पास किया गया था, इसको हम बोलते हैं सर ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का कहीं ना कहीं इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। और इसमें बताया था कि हमारे पास में 3 लिस्ट होंगे। कितने लिस्ट होंगे, 3 लिस्ट। मतलब एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट का लिस्ट, और एक हमारे पास में क्या होगा सर, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, एक क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली कंकरेंट लिस्ट क्या होता है और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, बिकॉज यू विल देन अंडरस्टैंड कि कंकरेंट लिस्ट मतलब एक ऐसा लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। राइट, कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या होता है, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज जिसपे यूनियन भी कानून बना सकता है प्लस स्टेट भी कानून बना सकता है। तो जो 3 लिस्ट आप देखते हो आज के टाइम पीरियड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में इसको रखा गया है। किसमें रखा गया है, 7th शेड्यूल में। टोटल कितने शेड्यूल है सर, 12 शेड्यूल है। उसमें से जो 7वां शेड्यूल है उसके अंदर में डाला गया हुआ है। राइट, मैंने आपको 12 के 12 शेड्यूल पढ़ा दिए मैं। राइट, चलो मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगा कभी अगली क्लास में। तो देखो, तो स्टेट्स क्या है, तो स्टेट्स एज लिम्स ऑफ यूनियन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1955 में कहा हुआ है। एनीवेज, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारे पास में पावर का तो हमने डिवीजन किया हुआ है। मतलब अल्टीमेटली स्टेट्स के पास में पावर है, लेकिन हमारा जो यूनियन है वो अल्टीमेटली बहुत ही सर्वोसर्वा, इट इज वेरी पावरफुल। अगर हम सेंटर और स्टेट के रिलेशन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझना क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिखाई देंगे जहां पे बच्चे फंसते हैं। राइट, इस सेशन के बाद आप कहीं नहीं फंसोगे, बस 1 घंटा आपको शांतिपूर्वक इस सेशन को देना है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन को देखोगे तो 3 अलग अलग प्रकार से आपको संबंध दिखाई देंगे केंद्र और स्टेट्स के बीच में। कौन कौन संबंध सर, लेजिस्लेटिव मतलब जब भी लॉ बनाना हो। राइट, लेजिस्लेटिव रिलेशन दिखाई देगा, मतलब स्टेट अपने एरिया में लेजिस्लेशन कर रहे हैं, यूनियन अपने एरिया में लेजिस्लेशन कर रहा है, सो देयर इज लेजिस्लेटिव रिलेशन। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दिखाई देगा, मतलब अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिखाई देती हुई नजर आएंगी। फिर सर फाइनेंशियल रिलेशन दिखाई देगा कि पैसा अगर सेंटर कलेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं पैसे को स्टेट के साथ शेयर भी तो करना पड़ेगा। मतलब अगर सेंटर ने स्टेट से जितने लोग हैं उन सभी से पैसा ले लिया तो उस पैसे का कुछ हिस्सा स्टेट्स को भी तो दोगे, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर का बजट है वैसे स्टेट्स का भी बजट है। अब ऐसा थोड़ी है कि सारा का सारा काम सेंटर ही कर रहा है, स्टेट्स भी तो काम कर रहे हैं, स्टेट्स को भी तो अपना बजट चाहिए, स्टेट को भी तो पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। राइट, उनके पास भी तो पूरा पूरा एक प्रोसेस है। राइट, डबल पॉलिटी में आपके पास जितना पावर सेंटर पे उतना पावर स्टेट पे भी है। तो स्टेट के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे कि सर फाइनेंस कमीशन बनाया गया और फाइनेंस कमीशन का काम ही है, इसका प्राइमरी काम है
टू रिकमेंड डिवीजन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब क्या है, सेंटर के पास कितना पैसा होना चाहिए, स्टेट के पास कितना पैसा होना चाहिए, ये डिवीजन ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का डिवीजन करने का काम किसका है, सॉरी रेवेन्यू का डिवीजन करने का काम कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन का है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पे फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी सब कुछ कवर अप कराऊंगा, ठीक है। कंसिस्टेंट होकर के इन 25 क्लास को देखो, इसके बाद आप जो भी एग्जाम दोगे फियरलेस होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, आई श्योर यू। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ इन क्लासेस को देखना है, ठीक है। अगर हम आगे चले, अब मैं अगर आपको लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करूं, राइट, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव। सर लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग, कानून बनाने का अधिकार। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब क्या है, कितने एरिया में कौन कानून बना सकता है। यानी कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के पास में टेरिटोरियल एक्सटेंट ज्यादा है, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, एज सिंपल एज दैट। मतलब लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट के पास अल्टीमेटली पावर है सर, वो कानून या तो पूरे देश के लिए बनाए या फिर भारत के किसी एक स्पेशल पार्ट के लिए बना दे, दैट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। फिर स्टेट, सर स्टेट का पावर तो क्लियर है कि स्टेट सिर्फ अपने एरिया, अपने क्षेत्र तक का पावर बना सकती है, वहीं तक का लॉ बना सकती है ना, लॉ ओनली फॉर द टेरिटरी ओनली, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब हमारे देश के बाहर। अब कोई समुदाय है, कोई ऐसा ग्रुप है जो हमारे देश के बाहर रह रहा है, देश का नागरिक है, देश की नागरिकता है, बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट कानून बना सकता है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। मतलब वो देश में नहीं रह रहे हैं, वो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन उनके हित में उनको रेगुलेट करते हुए आपका पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन यानी कि जो देश के बाहर के लोग हैं उनके ऊपर में अधिनियम यानी कि कानून स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, फिर पार्लियामेंट बनाएगा। बहुत सिंपल है, कौन बनाएगा सर, पार्लियामेंट बनाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन मतलब सपोज करो कोई शेड्यूल एरिया है, कोई ट्राइबल एरिया है, राइट, वहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर के परमिशन से आप रिस्ट्रिक्शन वहां पे लग सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपको दिखाई दिया सर लेजिस्लेटिव रिलेशन में टेरिटोरियल एक्सटेंट, समझना बहुत आसान है। जो सेंटर है, पार्लियामेंट है, पूरे देश के लिए कानून बना रहे हैं, देश के बाहर का भी बना रहा है, लेकिन स्टेट अपने एरिया के लिए कानून बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा, सर ये कानून जो बनाते हैं ना, मतलब जो भी लॉ बनाते हैं अपने इंपॉर्टेंट से सब्जेक्ट्स पे बनाते हैं। ये आर्टिकल 256 के अंदर में दिया हुआ है। मतलब क्या है कि हमने कुछ ऐसे इश्यूज है जिनको यूनियन लिस्ट में डाल दिया, मतलब उस पर कभी भी कानून बनाना हो तो यूनियन ही बनाएगा, मतलब पार्लियामेंट ही बनाएगा। ऑन अ पैरेलल नोट, कुछ ऐसे इश्यूज है जिसको हमने स्टेट लिस्ट में डाल दिया, उस पर मेजोरिटी ऑफ टाइम स्टेट ही कानून बनाएगा। एक्सट्रीम सिचुएशन में वो पावर सेंटर के पास जाएगा। मैं आपको आज समझाऊंगा कौन कौन से सिचुएशन है। फिर आपको दिखाई देगा सर कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों कानून बनाएंगे। तो आपको दिखाई देगा यूनियन लिस्ट के अंदर में प्रेजेंटली लगभग 100 इश्यूज है, 100 सब्जेक्ट्स है। डिफेंस से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, करेंसी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, इंटरनेशनल रिलेशन अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित कोई मुद्दा हो, कौन कानून बनाएगा सर, पार्लियामेंट, यूनियन लिस्ट कानून बनाते हुए नजर आएगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरा सर स्टेट लिस्ट, कितने सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर में सर, 61 सब्जेक्ट्स है। इनमें कानून कौन बना रहा है, तो फॉर एग्जांपल पुलिस, एग्रीकल्चर, इनके ऊपर में रूल कौन बनाएगा, इनके ऊपर में रूल बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि ये स्टेट इश्यूज के अंदर में आते हैं, है ना। कंकरेंट मतलब जिसपे यूनियन भी कानून बनाएंगे, जिसपे स्टेट भी कानून बनाएगा, उसको बोलते हैं सर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर में सर 52 सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब के सब दे आर द पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, एज सिंपल एज दैट। और लास्ट में आपको दिखाई देगा सर रेसिड्यूअरी पावर। अब रेसिड्यूअरी क्या होता है, सपोज करो देश, मतलब सपोज क्या करना है, 1950 में सर संविधान लिखा गया, मतलब 1950 में संविधान लागू हो गया देश में, इनफोर्स हो गया, रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन। तो उस वक्त में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो 1950s के आसपास के इश्यूज को उसमें ऐड किया गया था। 1950 में किसी को नहीं पता होगा कि सर 2025 में, 26 में, 27 में एआई नाम का कोई चीज आ जाएगा, उससे स्कैम होने लग जाएगा, उन चीजों पे भी रेगुलेट करना पड़ेगा, उनकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हो सकता है आने वाले टाइम पे उनसे संबंधित हमें अपने संविधान में कुछ ऐड करना पड़ जाए, हाई चांसेस, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे आपका समाज बदल रहा है वैसे वैसे वो बदलाव आपके संविधान में भी दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज संविधान तो फिर बेसलेस हो जाएगा। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर लिविंग बुक। क्या बोलते हैं, लिविंग बुक, एक जीवित किताब। मतलब ये हमेशा समय के हिसाब से इसमें बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है। क्या है, एक जीवित किताब है। कहने का तात्पर्य क्या है, अब सपोज करो कोई एक ऐसा इशू है जो 1950 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस टाइप का इशू भविष्य में आ सकता है, उस पर कानून बनाना पड़ेगा हमें, लेकिन वैसा कोई एक नया इशू हमें 2025 या 2026 में देखने को मिल गया। अब कह रहे हैं कि यार ये जो इशू था इस पे ऊपर कानून बनाना है, ये ना ही सेंटर के पास में, ना ही यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, ना ही स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, एक बहुत ही नया, एक बहुत यूनिक सा इशू आ गया।
तो इसके ऊपर में कानून कौन बनाएगा सर? इसके ऊपर में कानून बनाएगा पार्लियामेंट। मतलब ऐसे सारे इश्यूज जो इन तीनों लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है, उनके ऊपर भी कानून कौन बनाएगा सर? उनके ऊपर भी कानून पार्लियामेंट बनाएगा। ये कहां पे मेंशन्ड है सर? दिस इज मेंशन्ड, इसको हम बोलते हैं सर रेसिडुअरी पावर। को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द रेसिडुअरी पावर। मतलब कुछ ऐसी शक्तियां जो आपके पार्लियामेंट के पास है, राइट? ये स्पेशल पावर है जो कहीं भी मेंशन नहीं, उस पर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। इसी को बोलते हैं हम रेसिडुअरी पावर। ये भी आर्टिकल 248 में आपको दिखाई देगा। तो ये जो डिवीजन ऑफ लिस्ट दिखाई दे रहा है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो भी कुछ है, ये कौन से शेड्यूल में? मैंने आपको भी पढ़ाया था, इट इज इन दी 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें सर? ये आपके संविधान के 7वें शेड्यूल में। याद रखना 12 में से इट इज इन दी 7th शेड्यूल। सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं, कुछ भी टेंशन नहीं, आराम आराम से कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर प्रियोरिटी इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट। सपोज करो कभी भी कंफ्लिक्ट हो गया इनके बीच में, कभी भी किसी भी प्रकार का कंफ्लिक्ट हो गया, राइट? तो उस कंफ्लिक्ट में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? बहुत ही सिंपल है सर, जब भी कुछ ऐसा कंफ्लिक्ट होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी यूनियन को स्टेट लिस्ट के कंपैरिजन में। हमने अपने आप पे, अब एक क्वेश्चन उठता है सर, हमारे देश में हमने यूनियन को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी है हर जगह पे? इसका रीजन है, आपका जो यूनियन है ना, राइट, आपका जो यूनियन है ये एक ऐसी चीज है जिसने इसको 28 स्टेट्स को जिसने अपने पास में घेर करके रखा हुआ है। मतलब सारे के सारे 28 स्टेट्स को इसने बाइंड करके रखा हुआ है। कल अगर ये यूनियन पावरफुल ना हो, राइट, अगर इस स्टेट्स के पास ज्यादा पावर हो, तो हो सकता है कि ये स्टेट यूनियन की बात ना माने, ये स्टेट बोले कि हम ऐसे करेंगे नहीं तो हमको एक नया देश बना दो, या हो सकता है कहीं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में लग जाए। मतलब ऐसे 3-4 स्टेट्स को आपस में मिल जाए और कहें कि हमें एक नया देश बना दो, मेक अस अ न्यू कंट्री, राइट? जैसे हमने अमेरिका में देखा था, नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट में, जो साउदर्न स्टेट्स थे अमेरिका के, वहां पे स्लेवरी बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था, यानी कि जो ब्लैक्स थे उनको स्लेव के रूप में रखा जाता था। और साउदर्न स्टेट को लगता था कि स्लेवरी बहुत सही चीज है, कहीं ना कहीं स्लेवरी हमारे ट्रेडिशन का, कल्चर का पार्ट है। अगर आपके पास में स्लेव है यानी कि आप बहुत ही प्रेस्टिजियस इंसान है। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका था वो ये सोचता था कि यार स्लेवरी नहीं करना चाहिए। स्लेवरी यानी कि आप किसी को अगर गुलाम बना करके रख रहे हो, किसी ब्लैक को, तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी है ही नहीं, आप एक इंसान हो ही नहीं, आपके अंदर ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग है ही नहीं। दोनों की आइडियोलॉजीज एकदम अलग थी, दोनों टूटने वाले थे। लेकिन बाद में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनते हैं, पूरा सिविल वॉर होता है और बाद में साउदर्न स्टेट्स भी पूरा पूरा अमेरिकन यूनियन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसीलिए कहा गया कि इन स्टेट्स के पास में ज्यादा पावर ना हो, अदरवाइज हो सकता है कि सेपरेट नेशन बन जाए। इसीलिए आपको पता चलेगा कि यूनियन को पावर ज्यादा दिया गया है इन एक्सट्रीम सिचुएशंस, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन ऑल द एक्सट्रीम सिचुएशंस। तो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी में भी यूनियन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। फिर यूनियन के बाद रखा गया सर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब कुछ ऐसे मुद्दे जिसपे यूनियन भी कानून बना सकता है, जिसपे स्टेट भी कानून बना सकता है। फिर रखा गया सर स्टेट को। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्शन में अगर आप देखो तो प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑन स्टेट लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेंट्रल लॉ। अब मैं आपको ये बताऊंगा, जब मैं आपको ना स्पेशली प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा या गवर्नर पढ़ाऊंगा, वहां पे वेटो पावर आएगा, वेटो पावर में एक्सप्लेन। अभी बस इतना ही समझो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगा सर? पार्लियामेंट पावर इन एक्सेप्शनल केस। कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केस है जहां पार्लियामेंट के पास में पावर दिखाई देगा? सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर आर्टिकल 249, जहां पे राज्यसभा के पास में, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है नेशनल इंटरेस्ट में। अब इस चीज को समझो, अगर राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी, कैसी मेजोरिटी सर? स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और ये बोल दिया कि एक ऐसा इशू है जो स्टेट के लिस्ट में दिया हुआ है, लिसन दिस केयरफुली, एक ऐसा मुद्दा है जो स्टेट के लिस्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ में राज्यसभा ने पास कर दिया तो वो मुद्दा फिर स्टेट से हट करके सेंटर के पास आ जाएगा। समझो इस चीज को, मैंने आपको क्या बताया कि स्टेट के पास में अपने इश्यूज है, यानी कि स्टेट इश्यूज दिखाई देगा, इसमें स्टेट कानून बना सकता है। यूनियन लिस्ट में यूनियन के इश्यूज दिखाई देंगे जिसमें यूनियन कानून बना सकता है। तो अगर आपके पार्लियामेंट में राज्यसभा को लगता है कि कोई एक ऐसा इशू है जो स्टेट लिस्ट के अंदर है, किसके अंदर है? वो स्टेट लिस्ट के अंदर में, यहाँ पे कोई एक ऐसा इशू है एक्स, और ये इशू सर नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, तो इस पे अगर उन्होंने स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया तो फिर ये स्टेट लिस्ट से हट जाएगा और ये जो एक्स है ये आ जाएगा सर यूनियन लिस्ट में। किस में आ जाएगा? यूनियन लिस्ट में। अब इसके ऊपर में कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि अगर आपके स्टेट लिस्ट में से किसी चीज को हटा करके यूनियन लिस्ट के अंदर डालना है, कब पॉसिबल है? जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे, वो भी कैसे? स्पेशल मेजोरिटी के साथ। याद है स्पेशल मेजोरिटी? पिछली क्लास में बता चुका हूं, मोर देन 50% ऑफ द वोट
राइट, मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया था स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर सर आर्टिकल 250 क्या बोलता है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब मैं नेशनल इमरजेंसी में आपको पता चलेगा सर कि जब भी आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आपका पार्लियामेंट है वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, राइट, वो लॉ बनाने लग जाते हैं। 252 में क्या दिखाई देगा, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2+ स्टेट्स, मतलब अगर 2 से ज्यादा स्टेट्स ने आकर के रिक्वेस्ट किया है किसके पास में, राज्यसभा में, कि सर ये ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और इस इश्यूज पे आप ही लोग कानून बनाओ, पार्लियामेंट कानून बनाए, तो अगर सपोज को राज्यसभा ने एक्सेप्ट कर लिया कि रेजोल्यूशन पास हो गया है, तो उसके बाद से उन इश्यूज पे, मतलब वो 2 स्टेट के जो भी इश्यूज हैं उन पे कानून पार्लियामेंट ही बनाएगा। और ये 1 साल के लिए वैलिड है, कितने के लिए, 1 साल के लिए। मतलब अगर सपोज करो अगर कोई 2 से ज्यादा स्टेट अगर के रिक्वेस्ट करते हैं राज्यसभा को, राइट, कि इस टॉपिक पे आप हमारे लिए कानून बनाइए, तो 1 साल तक पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। 1 साल के बाद उनको फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर वो स्टेट अपना कानून उस टॉपिक पे बना सकते हैं। मतलब ये आपको दिखाई देगा कि एक्सेप्शनल केसेस में किस तरीके से पार्लियामेंट में आपको पावर्स दिखाई देते हैं। राज्यसभा के पास में यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जब मैं आपको आगे पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा ना, तो आपको दिखाई देगा इन जनरल लोकसभा के पास में बहुत सारे पावर्स है, क्योंकि लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी होती है ना उसकी सरकार होती है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ राज्यसभा के पास में अच्छे खासे पावर दिखाई दे रही है, राइट। फिर आपको दिखाई देगा 253, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ऑब्वियसली बात है सर पार्लियामेंट कानून बनाएगा। 356, अगर सपोज करो किसी एरिया में हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल। अब जो कल की क्लास आएगी ना इमरजेंसी प्रोविजन, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नेशनल इमरजेंसी क्या है, फिर स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल क्या है, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, कल की क्लास में वो आएगी, राइट। तो अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी होता है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो उस टाइम पीरियड में भी आर्टिकल 356 के आधार पे जो आपका पार्लियामेंट है ना, यही कानून बनाएगा स्टेट लिस्ट पे। कौन कानून बनाएगा सर, पार्लियामेंट विल मेक लॉ ऑन द स्टेट इश्यूज एज वेल। सो आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, राइट। कोशिश अपने को यही करना है कि हम बहुत ही सिंपल सरल भाषा में अपने कंटेंट को समझते चले, राइट। अब जो क्या लिखा हुआ है, सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, सेंटर का कंट्रोल स्टेट के लेजिस्लेशन में कब पड़ता है, मतलब स्टेट के इश्यूज पे सेंटर किन टाइम पे, कैसे टाइम्स पे कंट्रोल करता है। क्या दिखाई देगा, प्रेसिडेंशियल एसेंट टू स्टेट बिल्स। अब आप एक चीज को समझो, अगर सपोज करो एक स्टेट है, राइट, अब स्टेट में सर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट की असेंबली होती है। अब इस स्टेट की असेंबली ने एक बिल को पास कर दिया, ठीक है, बिल को क्या कर दिया, पास कर दिया, मतलब उसको मेजोरिटी मिल गया कि हाँ सर ये बिल सही है। फिर इस बिल को किसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास से गवर्नर के पास जाना होगा। अब अगर गवर्नर पास करेंगे तो ये जो बिल था ना, ये जो ऊपर में बिल था, ये आपको पता चलेगा नीचे में कि सर ये एक्ट बन जाएगा। मतलब एक बिल को एक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो प्लस गवर्नर साइन करे तो एक्ट बनेगा। अगर उस स्टेट में 2 हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, फॉर एग्जांपल बिहार, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स में, तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों से पास होकर के गवर्नर का साइन होगा तो वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, हाउस के बाद में गवर्नर साइन करेंगे स्टेट में, और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के बाद में राष्ट्रपति साइन करेंगे, तो बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, मतलब वो कानून बन गया, वो पूरे देश में इन्फोर्सेबल है। एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि गवर्नर साहब इस बिल को जो ऊपर से पास होकर के आया, इसको पास नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि मैं इसको रिजर्व कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिजर्व कर रहा हूं, किसके लिए, राष्ट्रपति साहब के लिए। किसके लिए रिजर्व कर रहा हूं, राष्ट्रपति साहब के लिए। और अगर उन्होंने राष्ट्रपति साहब के लिए रिजर्व कर दिया, तो अब इस बिल को एक्ट बनने के लिए जब तक ये राष्ट्रपति साहब साइन नहीं करेंगे, तब तक वो भले स्टेट का बिल है, एक्ट नहीं बन पाएगा। मतलब अगर एक बार गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, नाउ यू नीड टू टेक एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यही क्वेश्चन था इस बार प्रीलिम्स में 2025 का यूपीएससी का, कि अगर बिल को रिजर्व कर दिया गया राष्ट्रपति के लिए, तो फिर उसमें राष्ट्रपति ही कानून बना सकते, उसमें गवर्नर कानून नहीं बना सकते। इसको मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको प्रेसिडेंट का वेटो पावर पढ़ाऊंगा, गवर्नर का वेटो पावर पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक सारे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा सर, इससे आपको क्लियर रूप से पता चल जाएगा कि ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, आपका जो बिल है वो रिजर्व हो गया, यानी कि प्रेसिडेंट के बिना एसेंट के वो स्टेट का बिल पास नहीं होगा। यानी कि इसमें किसका कंट्रोल है, सेंट्रल कंट्रोल है, पार्लियामेंट का कंट्रोल है, मतलब यूनियन का कंट्रोल है। ऑब्वियस सी बात है सर, सेंटर के बिना प्रेसिडेंट के बिना एसेंट के आपका बिल नहीं पास हो पा रहा। प्लस प्रायर अप्रूवल फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर आप ट्रेड में, कॉमर्स में किसी प्रकार का रोक लगा रहे हैं, तो आपको पहले आकर के अप्रूव लेना पड़ेगा, किससे, राष्ट्रपति साहब से। ये भी इंपॉर्टेंट है।
सेंटर में रिक्वायर रिजर्वेशन ऑफ बिल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर सपोज करो हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही हो। क्या हो सर? इकोनॉमी हमारी नीचे जा रही हो बहुत स्पीड में, चीजें रिकवर ना हो पा रही हो, वैसे सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रहा है, इकोनॉमी हमारी गिर रही है, तो ऐसे टाइम पीरियड में जो सेंटर है ये क्या हो, ये रिक्वायर कर सकता है, मतलब सेंटर बोल सकता है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट से बिल्स जो हैं उसको रिजर्व करिए, अभी उस पर कोई कानून नहीं बनेगा। मतलब सेंटर का पावर आपको ज्यादा आता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे आपको दिखाई देगा सर सेंटर का जो कंट्रोल है वो स्टेट के इश्यूज पे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर सपोज करो प्रेसिडेंट रूल लग गया, जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया, सारा का सारा जो स्टेट का लॉ था वो किसके पास आ जाएगा? राष्ट्रपति साहब के पास आ जाएगा। तो इससे आपको इनका कंट्रोल दिखाई देता हुआ नजर आएगा। फिर सर क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पे? नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर पे किस टाइप से आपको लिमिटेशन दिखाई देगा मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 245 या फिर जो डेलीगेशन का है, राइट, आपको मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर पे लिमिटेशन लग रहा है? ये कुछ ऐसे सिचुएशन है जिस टाइम पीरियड पे सेंटर जो है वो स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर को सप्रेस करके खुद का लेजिस्लेटिव पावर बढ़ा देता है। जैसे आप सपोज करो प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब किसी अगर स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस स्टेट की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, और उस स्टेट में कोई भी इशू हो, राइट, वो इशू कौन लेंगे? वो इशू सर पार्लियामेंट लेगा। मतलब पार्लियामेंट उस स्टेट इशू पे कानून बनाएगा। ठीक है, इसको हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सेंटर स्टेट रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे पॉलिटी के बहुत सारे चैप्टर आकर के मर्ज करते हैं। मतलब आपके पास में थोड़ी सेंटर की भी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी स्टेट की भी अंडरस्टैंडिंग है, फिर आप उसके बीच के रिलेशन को समझ रहे हो, तो कुछ कुछ चैप्टर्स आपको और आगे क्लियर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियस सी बात है सर, आपने सेंटर को ज्यादा पावर दे दिया है ना। सेंटर अगर सपोज करो प्रेसिडेंट साहब ने अगर बिल रिजर्व कर लिया तो बिना उनके साइन के बिल पास नहीं हो सकता स्टेट का। सेंटर के पास में ज्यादा पावर है, स्टेट को थोड़ा और ऑटोनॉमी चाहिए, स्टेट को थोड़ा और आप दो कि भाई मतलब उनके पास में स्पेस हो कि अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके खुद को। उससे भी इंपॉर्टेंट, डिमांड टू रिड्यूस कंकरेंट लिस्ट, राइट। ये जो कंकरेंट लिस्ट है ना, इनमें जो संख्या है इसको कम किया जाए। क्यों कम किया जाए? क्योंकि कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें यूनियन भी कानून बना सकते हैं, इसमें स्टेट भी कानून बना सकते हैं, और ऐसे टाइम पीरियड में यूनियन जो कानून बनाएगा उसका वेटेज ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि यार कंकरेंट लिस्ट को कम करो, इसके इश्यूज को स्टेट में डालो और स्टेट की ऑटोनॉमी बढ़ाओ। ये इनकी क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। इन प्रॉब्लम्स को आप मेंस में पॉइंटर्स में डाल सकते हो या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चले, इवन इफ वी गो अहेड, तो क्या दिखाई देगा आपको? क्रिटिकल सजेशन फॉर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स में क्रिटिकल सजेशन क्या दिया गया है? तो दिया गया है सर इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में सारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इक्वल करो। अब मैं आपको पहले बता दूं सर राज्यसभा इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, देखो हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा इलेक्शन में आपके एरिया के, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से एक इंसान खड़े हुए कि मैं लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं वहां पे वो जाकर के वोट करेंगे। अब सपोज करो 5 लोग खड़े हो गए, ए बी सी डी ई, आप सभी ने इनको वोट किया और पता चला सर इसमें सी जीत गए, सी हैज वॉन दिस सीट। अब ये लोकसभा में चलेगा, राइट। इन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया उस पार्टी की मेजोरिटी उसकी सरकार बन गई, तो इसको आप बोलते हो सर डायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि लोकसभा में क्या हो रहा है, आप डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो सर, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस इन दी लोकसभा। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में सर सिचुएशन एकदम उल्टा है। क्या है राज्यसभा का सिचुएशन? सर राज्यसभा का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को राज्यसभा के लिए कुछ सीट्स दी गई हुई है। क्या है सर? जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को, जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव जितने भी स्टेट्स हैं इन सभी स्टेट्स को राज्यसभा की सीट दी गई है। फॉर एग्जांपल बिहार से कुछ राज्यसभा की सीट है, कुछ यूपी से है, कुछ बंगाल से है, कुछ महाराष्ट्र से, हर स्टेट से कुछ राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। और वो डिफर करता है स्टेट की पॉपुलेशन पे, उस स्टेट में कितने एमएलए हैं उन पे डिफर करता है। क्योंकि जो स्टेट है ना, सपोज करो अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र से अगर कुछ एमएलए को, मतलब महाराष्ट्र से कुछ एमएलए को चुन करके राज्यसभा में भेजना है, तो महाराष्ट्र के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है बस वो पार्टिसिपेट करेंगे कि हमें कौन सा एमएलए को राज्यसभा में भेजना है। ये इलेक्शन उनके बीच में होगा। उस इलेक्शन में महाराष्ट्र के लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मेरे और आपकी तरह लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है?
आपके द्वारा चुने गए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वो राज्यसभा में चुन करके मेंबर्स को भेजते हैं। ये आपका और क्लियर होगा जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, बट यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या कह रहा हूं मैं कि हर स्टेट के पास में राज्यसभा के लिए कुछ सीट्स फिक्स्ड है और राज्यसभा के लिए उनको चुनता कौन है, तो उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में से जितने भी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए मेंबर्स को चुनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या है सर, एक स्टेट है यहाँ से ज्यादा मेंबर जा रहे हैं, यहाँ से एवरेज है, यहाँ से कम जा रहे हैं, क्यों अलग अलग स्टेट से अलग अलग नंबर्स में मेंबर्स जा रहे हैं? क्योंकि सर हर स्टेट की पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो एक रिकमेंडेशन ये किया गया कि सर जितनी भी राज्यसभा के लिए आप चुन रहे हो ना, तो सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो। स्टेट बड़ा है छोटा है, सबको बराबर नंबर से लोगों को भेजो राज्यसभा में। बराबर नंबर से लोगों को राज्यसभा में भेजोगे तो अगर राज्यसभा में कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करना है कि स्टेट के मुद्दे पे कानून सेंटर बनाए, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास करना है, तो वहां पे सभी स्टेट्स का इक्वल से हो। अब महाराष्ट्र से फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र से अगर सपोज करो 20 आदमी गए, राइट, बंगाल से सपोज करो 12 आदमी गए, पंजाब से सपोज करो 15 आदमी गए, सिक्किम से एक गया, तो वो क्या लगेगा जब वहां पे डिसीजन मेकिंग किया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा, तो सिक्किम वाले स्टेट का तो बेचारे को कोई वेटेज ही नहीं है, एक ही इंसान है, 9 के बराबर है। सबसे ज्यादा वेटेज महाराष्ट्र का है। तो हो सकता है ना कि अगर कोई स्टेट जो डिसीजन लेना चाहे वो उस पर ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि उसके पास में मेजोरिटी नहीं होता डेमोक्रेसी में। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दीजिए आप राज्यसभा में सारे के सारे स्टेट्स का, एक ये सजेशन है। दूसरा, एग्रीमेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कंकरेंट लिस्ट लॉ। कंकरेंट लिस्ट में अगर आप कोई भी कानून इंट्रोड्यूस करो उसके पहले आप स्टेट से एक बार बात कर लो, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में अगर आप कानून बनाओगे तो उसमें सेंटर के पास में ज्यादा पावर है, तो आप एटलीस्ट एक बार स्टेट से एग्रीमेंट कर लो, बात कर लो। प्लस स्केलेटल सेंट्रल लॉ स्टेट फिल्स डिटेल, मतलब क्या है, जो आपका सेंटर है वो कानून बना करके दे दे, स्केलेटल बस कानून बना दे, जो स्टेट है अपने हिसाब से उसके अंदर में डिटेलिंग करे, क्योंकि स्टेट को पता है ना कि उनके एरिया में क्या समस्या है, उनके एरिया में क्या पोटेंशियल है, स्टेट को पता है। तो आप एक स्केलेटल मतलब एक मोटा मोटी कानून पास कर दो, बाकी स्टेट्स को बोल दो कि आप अपने हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करिए, तो कहीं ना कहीं उसका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा बेटर होगा, है ना। ये कहीं ना कहीं कुछ सजेशन है, इन सजेशंस को भी आप मेंस में कोट कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में कोट कर सकते हो स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में। फिर आपको दिखाई देगा सर सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन। क्या है ये सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन? सरकारी कमीशन, पंची कमीशन, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सा कमीशन है जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे रिकमेंडेशन करते हैं। इस कमीशन ने क्या बोला कि रिटेन कंकरेंट लिस्ट, राइट, मतलब कंकरेंट लिस्ट को रिटेन करो, जो सब्सिडरी टैक्स पावर है वो यूनियन को दे दो, मतलब यूनियन के पास में सब्सिडरी रेसिड्यूरी टैक्स पावर है, रेसिड्यूरी मतलब जो कहीं भी मेंशन नहीं है वो यूनियन उस पर कानून बनाएगा। प्लस रिस्ट्रिक्ट सेंटर यूज ऑफ आर्टिकल 249 आर्टिकल 200, सेंटर जो है जो आर्टिकल 249 200 का यूज कर रहा है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी दीजिए, मतलब स्टेट्स ऑटोनॉमी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद भी यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। फिर आपको दिखाई देगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने के लिए सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए। तो इसको लेके क्या बोला गया कि जो आपका पार्ट 11 है आर्टिकल 256 से लेकर 263, ये सारे के सारे आर्टिकल डील करते हैं सेंट्रल स्टेट्स के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से करें, सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन सही रहे जब भी कोई लॉ बनाना हो तो, एंड सेटलमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट को हम सही तरीके से सेटल भी कर सके, ये सारे के सारे प्रोविजंस को डाला गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, ये सब बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स। रीजन क्या है सर? क्योंकि जो सिटीजंस है ये बोथ सेंट्रल और स्टेट लॉ दोनों इनको फॉलो करना होता है। मतलब अगर आप सपोज करो इस देश के नागरिक हो और आप किसी भी स्टेट में हो तो आपको उस स्टेट का भी कानून मानना है, और अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया तो आपको उस कानून को भी मानना है। तो अगर स्टेट और केंद्र दोनों अगर एक साथ मिल करके किसी कानून को इंप्लीमेंट करेंगे तो उनके बीच में आपको बैलेंस दिखाई देगा, तो हर नागरिक के लिए आसान है ना। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल एज वेल। प्लस कौटिल्य चाणक्य क्या बोलते थे? फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट लाइज इन पॉलिसी फ्रेमिंग एंड डेली एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या, आपकी जो गवर्नमेंट है उसका जो नींव है, जो फाउंडेशन है, किस पे डिपेंड करता है कि सर आपने कैसी पॉलिसी बनाई है और आप किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं। ये जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे वो पॉइंट्स है जो मेंस में आपके मार्क्स को स्काई बूस्ट करेंगे। ठीक है, इनको ऐड करना है वहां पे, बाकी सारा का सारा कंटेंट आपको यूपीएससी बाय रुपेश टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट। वैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट मशीनरी, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको क्या, अतीत बारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इनके बीच का केस था। फेडरलिज्म सक्सीड ओवर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या है, फेडरलिज्म को हम ज्यादा पावर देते हैं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से, राइट।
तो ये सारे के सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है कि क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, प्रशासनिक संबंध क्यों इंपॉर्टेंट, ताकि जो सेंटर है और स्टेट है एक लाइन पे आकर के पैरेलल पॉलिसी को एडमिनिस्टर करते हुए नजर आए, है ना। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट से प्रोविजन आपको दिखाई देंगे। आर्टिकल 256 क्या बोलता है, ये कुछ ऑब्लिगेशन देता है स्टेट्स को, स्टेट्स के ऊपर में कुछ ऑब्लिगेशंस रखता है। क्या रखता है, फर्स्ट, स्टेट मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद पार्लियामेंट लॉ। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, अब पार्लियामेंट का याद करो मैंने आपको क्या बताया था, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बना सकता है, पार्लियामेंट देश के किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकता है, या पार्लियामेंट देश के रहने वाले नागरिक जो विदेश में उनके लिए भी कानून बना सकता है। पार्लियामेंट ने अगर कोई देश के लिए कानून बनाया, ऑलवेज रिमेंबर जो स्टेट्स है ना, दे मस्ट इंश्योर कॉम्प्लायंस विद पार्लियामेंट लॉ। तो पार्लियामेंट लॉ के साथ एटलीस्ट कॉम्प्लायंस रखे, मतलब पार्लियामेंट लॉ के साथ बराबर पे चलते हुए नजर आए, कौन, स्टेट्स। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू इन्फोर्स लॉ। सेंटर जो है कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस लॉ को इन्फोर्स करिए। सेंटर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा कि देखो ये जो कानून बनाया गया इसको अपने एरिया में आप इन्फोर्स करो, लेकिन उस कानून को इन्फोर्स कौन करेगा, सर स्टेट इन्फोर्स करेगा। सेंटर ने कानून बना दिया, फॉर एग्जांपल बोल दिया गया कि अच्छा एक काम करिए कि हम मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के आयुष्मान भारत स्कीम लेकर के आ रहे हैं, 5 लाख का कवरेज देंगे, सेंटर ने बना दिया। अब स्टेट का काम है कि अपने स्टेट में पूरे हॉस्पिटल्स में उसको इंप्लीमेंट करिए। अब हर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनका काम है कि अपने एरिया में उस स्कीम को, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करिए। सो कानून सेंटर ने बनाया, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब रिस्ट्रिक्शन, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को कहां पे थोड़ा सा कम किया गया है। इंश्योर कॉम्प्लायंस विद सेंट्रल लॉ, अगर सपोज करो सेंटर ने कोई कानून बना दिया है तो वो कानून कहीं ना कहीं स्टेट के पावर से मतलब डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर स्टेट कल कोई भी एक एक्शन ले रहा है, स्टेट किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो इस हिसाब से एग्जीक्यूट करे कि जो सेंटर का बना हुआ लॉ है ना वो वॉयलेट ना हो, वो लॉ वैसा ही चले। ऐसा ना हो कि सर सेंटर ने कानून बना दिया एक्स, अब स्टेट ने बोला कि हमें ये कानून वाई को इंप्लीमेंट करना है तो एक्स वाले को हटाना पड़ेगा, ये नहीं है, एक्स तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून है, इसके अलावा आप इसको इंप्लीमेंट करिए। मतलब यू हैव टू डू कॉम्प्लायंस विद द सेंटर लॉ। सेंटर के पास में यहाँ पे फिर से आपको ज्यादा प्रेसिडेंस दिखाई देगा। रीजन पता है सर, यूनियन स्ट्रांग है तभी वो बहुत सारे स्टेट्स को एक साथ फेडरेशन को लेकर के चल सकता है, ठीक है। मस्ट नॉट इम्पीड सेंटर एग्जीक्यूटिव पावर, वही बात है सर, सेंटर का जो भी चीज एग्जीक्यूट करना है उसको आप इम्पीड नहीं कर सकते, उसको आप लिमिट नहीं कर सकते। और आर्टिकल 365 क्या बोलता है कि अगर आपने सेंटर के दिए हुए लॉज को कॉम्प्लाई नहीं किया है, सेंटर के बोली हुई चीजों को कॉम्प्लाई नहीं किया है, तो आपके ऊपर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, आर्टिकल 365। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जब मैं प्रेसिडेंट रूल पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। और क्या बोला गया, अगर सेंटर के द्वारा बनाए गए कानून को आप कॉम्प्लाई नहीं कर रहे, स्टेट्स सेंटर के कानून को कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पे सेंटर उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, वहां की सरकार को डिसॉल्व कर सकता है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इस फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा जो यूनियन है, जब तक ये पावरफुल नहीं होगा तब तक 28 स्टेट्स मिल करके भारत नहीं बन पाएंगे। अल्टीमेटली यूनियन हैज टू बी वेरी पावरफुल, ठीक है। और अगर सेंटर ने कोई कानून बनाया तो ये 28 स्टेट्स उसको फॉलो करेंगे, तभी तो जाकर के आप बोलोगे कि हमारा एक देश है, हमारे देश का नाम भारत और हमारे देश में ऐसा होता है। अब अगर 4 स्टेट फॉलो करे, 4 ना फॉलो करे, तो फिर यूनिटी कहां रहा, फिर देश कहां रहा। दैट इज द रीजन व्हाई अगर कोई कॉम्प्लाई नहीं करेगा तो क्या होगा सर, राष्ट्रपति शासन लगेगा, एज सिंपल एज दैट। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। ओके, दूसरा है सर सेंटर डायरेक्शन टू स्टेट। कौन कौन से ऐसे इश्यूज है जहां पे सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। तो सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स ऑन, सेंटर जो है स्टेट्स को डायरेक्ट किस किस मुद्दे पे कर सकता है, अगर सपोज करो नेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन करना हो, राष्ट्रीय स्तर पे अगर हमें कोई ऐसा मैसेज उसको स्प्रेड करना तो उसमें भी, राइट। या फिर रेलवे का प्रोटेक्शन हो तो उसमें जो सेंटर बोलेगा स्टेट्स को कॉम्प्लाई करना है, सेंटर जो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है। प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में हो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए,
तो कहीं ना कहीं स्टेट्स मानेंगे कि हाँ ये छोटी मोटी माइनॉरिटीज हैं, राइट, इनके खुद के भाषा में इनको प्राइमरी एजुकेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर हो, या फिर स्टेट मस्ट नॉट इंपीड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर, राइट, वही बात है सर, आप जो है वो सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव पावर है अगर आप उसको नहीं कॉम्प्लाई कर रहे हैं तो आर्टिकल 365 लग करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इनमें से कोई भी पॉइंट को फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर में क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, बिकॉज वी हैव अ क्या फेडरल स्ट्रक्चर, इस चीज को हमेशा याद रखना, फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बेस। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं यूनिटरी बेस का मतलब क्या है, सेंटर पावरफुल है लेकिन स्टेट्स को भी पावर दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर, पावर को हमने डिवाइड किया स्टेट्स के पास भी, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है सर, सेंटर है, यूनिटरी बेस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर, द नेक्स्ट थिंग यू कैन सी इज आर्टिकल 258 एंड 258 ए, ये बोलता है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, मतलब सेंटर और स्टेट अपने फंक्शंस को म्यूचुअली डेलीगेट कैसे कर सकते हैं, कैसे सेंटर अपने कुछ फंक्शन स्टेट को दे सकता है, स्टेट अपने कुछ फंक्शंस सेंटर को दे सकता है, हाउ द म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस विल टेक प्लेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बहुत ही सिंपल है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले दिखाई देगा आपको कि जो लेजिस्लेटिव पावर है इसको सर कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटर बोले कि चलो एक काम करो, तुम स्टेट ए तुम इस इशू पे कानून बना दो, इस पे मेरे को कानून बनाना था, नहीं, लेजिस्लेटिव पावर तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट रूल के टाइम पीरियड में सेंटर कैसे स्टेट में कानून बना रहा है, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो ऐसा नहीं है कि सेंटर स्टेट से बोल रहा है कि मैं कानून बना दूं क्या, नहीं, डेलीगेशन नहीं हो रहा, फोर्सफुली सेंटर कानून बनाएगा, क्योंकि एक अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो गया, आपदा है, इमरजेंसी, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक अनवांटेड सिचुएशन है, उस सिचुएशन में तो सेंटर पावरफुल होगा ही, तभी तो जाकर के नॉर्मलसी आ पाएगी, हर जगह पे चीजें नॉर्मल हो पाएगा। बट इन जनरल टर्म्स अगर कभी भी अपना पावर दूसरे को शेयर करना है, डेलीगेट करना है, ऑलवेज रिमेंबर लेजिस्लेटिव पावर कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकता, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर हो सकता है, चीजों को इंप्लीमेंट करने का पावर हो सकता है। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट। क्या दिखाई देगा आपको, आर्टिकल 258 क्या बोलता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट विद स्टेट कंसर्न कैन इंट्रस्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू द स्टेट, मतलब राष्ट्रपति स्टेट से पूछ करके कोई चीज जो सेंटर को एग्जीक्यूट करना है, वहां पे इंप्लीमेंट करना है, वो स्टेट को दे सकते हैं, स्टेट फिर उस चीज को इंप्लीमेंट करेगा। मतलब कोई ऐसा चीज था जो सेंटर को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन राष्ट्रपति ने स्टेट से बात किया, मतलब गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से बात किया, वो स्टेट उसको इंप्लीमेंट करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अब स्टेट के लिए क्या है सर, गवर्नर विथ कंसेंटर्स कंसर्न कैन इंट्रस्ट स्टेट फंक्शन टू सेंटर, मतलब क्या है, गवर्नर जो है अगर वो सेंटर से पूछेंगे, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तैयार हो गए तो उस पर्टिकुलर स्टेट में कुछ चीज एग्जीक्यूट करना हो तो वो सेंटर कर लेगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। पार्लियामेंट जो है इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा बिल पास कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया कि हमें ये जो स्टेट्स है इनसे इस चीज को एग्जीक्यूट करना है, कराना है, तो स्टेट्स को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा इवन विदाउट देयर कंसर्न। अगर पार्लियामेंट ने स्टेट से नहीं भी पूछा और पास कर दिया कि हमें इन पर्टिकुलर चीजों को स्टेट के द्वारा ही एग्जीक्यूट करना है ग्राउंड पे, तो स्टेट को करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, यानी कि लोकसभा में भी लोगों ने सपोर्ट किया इसको, राज्यसभा में भी सपोर्ट किया। और राज्यसभा क्या है सर, ये तो स्टेट के ही चुने गए लोग है ना, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए लोग हैं, तो आपके स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से जो चुने गए लोग राज्यसभा में गए, वो वहां पे एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई सही बात है, ये सेंटर का जो कानून है स्टेट को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप ही के लोग वहां पे गए जिन्होंने इसको पास किया है। राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है, स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो आपस में वोट करके राज्यसभा का मेंबर चुनते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया यानी कि कहीं ना कहीं आपकी भी सहमति है तभी उन्होंने बोला है, तो वैसे सिचुएशन में बिना इनके कंसर्न के स्टेट्स को पास करना पड़ेगा उस काम को। तो देखो हर चीज के पीछे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर लॉजिक समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को 10-15 सेकंड पीछे करके देखना, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिवर्ट कर दूंगा, या फिर आप यूपीएससी बाय यूपीएस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लोगे, वहां पे भी डाल दोगे क्वेश्चन तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर आर्टिकल 258 है, स्टेट में इंट्रस्ट फंक्शन टू सेंटर वाया एग्रीमेंट,
मतलब स्टेट भी सेंटर को फंक्शन दे सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए कि स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, डेलीगेशन में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल, मतलब जो काम दिया गया है वो कुछ कंडीशंस के साथ दिया जा सकता है, फिर वो अनकंडीशनल भी हो सकता है। तो बहुत ही जनरल सा चीज है, बट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चे फंसते हैं। ठीक है, इस पे गलती नहीं करना है। बाकी सर ये कुछ आर्टिकल्स है, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसको मैं आपको बताता हूँ। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आया तो कोऑपरेशन कैसे होगा, किस तरीके से चीजों को बैलेंस किया जाएगा, तो ऐसा आपको दिखाई देगा। फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ पब्लिक एसेट्स, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सर आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 263। क्या लिखा हुआ आर्टिकल 262 में? पार्लियामेंट चाहे तो बना सकती है इंटर स्टेट रिवर्स को, ताकि अगर ऐसी कोई भी समस्या हो रही है इंटर स्टेट या फिर रिवर्स के डिस्प्यूट से लेकर के, तो पार्लियामेंट वैसी बॉडी बना सकती है। और 263 तो सर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ बहुत सारे स्टेट पीसीएस यूपीएससी वर्टिकल एग्जाम्स में, कि प्रेसिडेंट साहब चाहे तो इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल मतलब जहां पे 2-3 स्टेट्स उनके बीच में समस्याएं हो रही है, तो उन समस्या को सॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बन सकता है। आपका होमवर्क है, इट इज योर होमवर्क, राइट। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे रहे हो, इसका मतलब है आपने वीडियो को कंसिस्टेंटली फॉलो किया और आपने होमवर्क भी किया हुआ है, दैट इज वेरी गुड। होमवर्क ये है सर कि इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है, हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल। एंड ट्रस्ट मी, आप सभी लोग इस 25 क्लास को सीरियस होकर के देखो, एकदम सीरियसली देखो, आपकी पॉलिटी बहुत स्मूथ हो जाएगी, फिर कहीं नहीं जाना आपको। आप लक्ष्मीकांत उठाओ, कोई भी बुक उठाओगे, you'll be able to understand कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर जितना होमवर्क देना उसको करते चलो। बाकी 301 में कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तो कोई अथॉरिटी बना सकता है इंटर स्टेट के लिए, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पार्ट है। आर्टिकल 312 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को याद रखना है। अगर आपके देश में सर कोई भी नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है, ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है ना, आईएफएस है, फॉरेन सर्विसेज है प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज है, कोई भी ऐसा ऑल इंडिया सर्विस बनाना है और एक नया ऑल इंडिया सर्विस खड़ा करना है, तो पता है कौन क्रिएट करेगा? द पावर लाइज विद द राज्यसभा। मतलब राज्यसभा आपके देश के लिए ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा हैज दैट पावर। ठीक है, रेजोल्यूशन पास करेगी राज्यसभा, एक रेजोल्यूशन पास करेगी अपने हाउस में और वो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। अब आप मेरे को बताओ, जो रेजोल्यूशन है ये सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करेगी या फिर उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ? थोड़ा सा मेहनत करो, है ना, खाना बना बनाया बहुत मिल रहा है, थोड़ा मेहनत करो, चेक करो और कमेंट भी करो, राइट। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हो गया, है ना। अच्छा, इनको सेंटर स्टेट दोनों कंट्रोल करते हैं, इमीडिएट कंट्रोल होता है स्टेट का। फॉर एग्जांपल आप डीएम बन करके सपोज करो वेस्ट बंगाल में चले गए, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आपसे इमीडिएटली काम करवाएगी, इमीडिएट कंट्रोल होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अगर आपका कैडर चेंज करना हो, पोस्टिंग करनी हो, सैलरी, प्रिविलेज, जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं आपका अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर के पास है। तभी तो आप सर ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट हो, है ना। तो आपको पता चलेगा सर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ऑल इंडिया सर्विस बनाया गया है कि आप देश के किसी भी भाग में जाए लेकिन आप कहीं ना कहीं कॉर्डियल काम करते हुए नजर आए। आई जस्ट टेक 1 मिनट। आप सभी को पता है कि सर हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इन पर्टिकुलर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, आपको 24/7 मेंटोरशिप मिलेगा, स्पेशलाइज्ड आपको मेंटोर मिलेंगे, सेशंस चल रहे होंगे, राइट। पर्टिकुलरली आपको दिखाई देगा सर 5 ईयर से ज्यादा हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, एग्जाम नजदीक आएगा वैसे ही हम पीवाईक्यू पे काम करेंगे। फिलहाल आपका मेंस, आंसर राइटिंग और सिलेबस को कवरेज करने पे अपन का काम चल रहा है। सो दीज आर द मेंटोर्स। आप सभी को पता है मेंटर के बारे में, सोलंकी सर अभी असिस्टेंट कमांडेंट का क्लियर हो गया, सो ही इज जॉइंड देयर। श्रुति मैम वर्किंग इन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, शी इज अ गुड मेंटर, शी इज टेकिंग क्लासेस एज वेल। दिस इज सर्वर सर, ही हैज गिवन 3 यूपीएससी मेंस, हैविंग अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीलिम्स वाला पार्ट, कैसे प्रीलिम्स निकालना एंड ऑल दैट। एंड दिस इज द चंदन सर, ही इज अ राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत सारी बुक्स है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की लिखी है, बहुत सारी एकेडमिक्स के लिए बुक्स को लिखी है। सो दिस इज द एक्सपोर्ट मेंटोरशिप ग्रुप, जहां पे आपको मेंटोरशिप मिलता हुआ नजर आएगा। दिस इज द चार्ज, वी आर ऑफरिंग दिस प्रोग्राम एट वेरी लीस्ट प्राइस एवर इन द मार्केट, ओनली बिकॉज कि जो एक स्टेट बैरियर है बच्चों का वो ना हो, यू शुड बी गेटिंग क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। एंड यू कैन सी द फीडबैक्स, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं एंड नाउ दे फील कॉन्फिडेंट बिकॉज दे आर एबल टू कंप्लीट टारगेट्स ऑन टाइम, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली इन ग्रुप्स का पर्पस यही है कि सर अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो आपको सुबह उठ करके अपना शेड्यूल देना है कि मुझे क्या पढ़ना है और शाम को रिपोर्ट करना है कि मैंने क्या पढ़ा। दैट शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन व्हाई दिस ग्रुप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। चलो जी भैया आगे आ जाओ। अब छोटे छोटे टॉपिक से कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या दिखाई देगा? पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। स्टेट पीसीएस इनके मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर कर रहे हैं, लेकिन इनको रिमूव सिर्फ राष्ट्रपति करेंगे। फिर आपको दिख रहा है गवर्नर का मतलब क्या है? स्टेट, राष्ट्रपति का मतलब क्या है? सेंटर। तो आपको सेंटर स्टेट रिलेशन दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है ना।
ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर दो स्टेट्स हैं, राइट, या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स है, इन सभी को अपना एक सर्विस कमीशन करना है, तो उसका नाम है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब ये दो से ज्यादा स्टेट अपने लिए अधिकारी चयन करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। इसको क्रिएट कौन करेगा, सो इट इज क्रिएटेड ओनली बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स। अगर स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही क्रिएट कर सकती है। अगर ये तीनों स्टेट्स जाकर के बोलेंगे कि हमारे लिए आप एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ, तो पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है। अगेन स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन। यूपीएससी आपको पता ही है सर क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करती है, तो इनमें भी आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा रिलेशंस में, है ना। फिर अब देखो इमरजेंसी के दौरान अगर देश में आपदा आती है, नेशनल इमरजेंसी आता है, प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, कुछ भी ऐसा इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या आपको पावर दिखाई देगा। तो इमरजेंसी वाला जो पावर है ना, इसको मैं आपको कल के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको पूरा इमरजेंसी पढ़ाऊंगा, आपको उसमें पता चलेगा किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी अगर लगता है तो जो सेंटर है वो स्टेट को इशू बता सकता है कि आप इस मुद्दे पे कानून बनाओ। अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तब तो प्रेसिडेंट का पूरा पावर है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया तो सेंटर जो है वो फाइनेंस के मामले में स्टेट को बोलेगा क्या करना है। अगर उसने बोल दिया स्टेट को कि अपने सरकारी अफसर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कम करो, तो सेंटर को कम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है कि आपके देश में इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, आपके देश में सर डिप्रेशन आ रहा है, राइट, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो जो भी बड़े अधिकारी है, जजेस है या कोई भी, उन सभी की सैलरी कम होती हुई नजर आएगी ऑन द ऑर्डर ऑफ द सेंटर। ऑर्डर ऑफ द सेंटर का मतलब है सर ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के ऑर्डर पे। इसको हम कल की क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको क्या पता चलेगा सर, तो कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 355 क्या बोलता है, प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एग्रेशन और डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब क्या है, जो स्टेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है सेंटर। अगर स्टेट में डिस्टर्बेंस हो गया, कोई एग्रेशन हो गया, प्रेसिडेंट रूल लगा करके, मिलिट्री रूल लगा करके, मार्शल लॉ लगा करके, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सेंटर का है, ठीक है। इंश्योर स्टेट गवर्नमेंट अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका ये भी काम है, सेंटर का ये भी काम है कि आप ये चेक करिए कि जो स्टेट की जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर वो संवैधानिक तत्वों को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे देश में सेंटर हो या फिर सर स्टेट हो, इन दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है ना, संविधान की किताब तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सेंटर के लिए सर संविधान अलग है, स्टेट के लिए अलग है। इधर वेदर इट इज सेंटर और इट इज स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है। तो सेंटर का काम ये है कि आप ये चेक करो कि जितने भी स्टेट है, स्टेट 1 2 3 4 डॉट डॉट 28 स्टेट, जितने भी स्टेट है, क्या ये स्टेट्स संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, आप क्या करोगे वहां पे, आप वहां पे सर सीधे मायने में प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स टेक प्लेस। गवर्नर का काम क्या है, तो गवर्नर को भी सर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और ये सेंटर के एजेंट के रूप में काम आते हैं। मतलब आपको पता चलेगा गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता, समझो इस चीज को। आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, तो उसमें संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा गया था कि सर जैसे आप स्टेट में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कर रहे हो, वैसे गवर्नर का भी इलेक्शन करो। लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, बोला गया नहीं, अगर आप गवर्नर का भी इलेक्शन करोगे तो जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर में लोग पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, वैसे गवर्नर वाले पोस्ट में भी लोग बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव दिखाई देंगे। लेकिन गवर्नर एक ऐसा पद है जहां पे इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, पॉलिटिकली पिछले कुछ साल से थोड़ा कम एक्टिव हो, पॉलिटिकली बयानबाजी ना करे। क्यों? क्योंकि इनका एक सिग्नेचर मैटर करेगा। अगर इन्होंने साइन किया तभी जाकर के एक बिल एक्ट बनेगा। तो अब देखो जितने भी स्टेट्स में गवर्नर है ना, वो बहुत ही न्यूट्रल है कंपेरिजन टू उन्हीं स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन गवर्नर फिर भी बहुत न्यूट्रल होकर काम करेंगे, बिकॉज वो संवैधानिक पद पे। ऑन ए पैरेलल नोट आप देखो प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपोजिशन पार्टी ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन राष्ट्रपति एकदम न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि ये सब संवैधानिक पद है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कहीं ना कहीं आपको पता चलता है बैलेंस क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप देखो तो आज के टाइम पीरियड में जो गवर्नर है, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये सेंटर के एजेंट है, सेंटर के दिए मतलब क्या चीजों पे चलते हुए नजर आते हैं गवर्नर। आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं गवर्नर बताऊंगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनको भी अपॉइंट गवर्नर कर रहे हैं और रिमूव प्रेसिडेंट करेंगे। यानी कि आपको हर जगह आपको सेंटर और स्टेट के बीच का संबंध दिखाई देगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर, एक ही देश है, अलग अलग स्टेट है, सब एक साथ मिलकर के देश बना रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि सेंटर अलग चले स्टेट अलग चले, सब में संबंध तो दिखना ही दिखना है ना।
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बॉडीज जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, चाहे वो आपका वो सेंट्रल स्टेट के बीच के कोऑपरेशन को मेंटेन करें, फॉर एग्जांपल नीति आयोग कहीं ना कहीं वो जो पॉलिसी बनाती है सेंट्रल स्टेट सबके लिए बनाती है ना। जोनल काउंसिल, अलग अलग जोन के काउंसिल्स हैं, राइट। अब देखो जो यूजीसी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में काम करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, है ना। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि मेजर इश्यूज क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में, प्रशासनिक संबंधों में बड़े इश्यूज क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहला सर आर्टिकल 356 है ना, यानी कि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज होता है ना। स्टेट लगा सकता है कि आपने मेरे ऑर्डर्स को नहीं माना, मैं आपके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट्स को टारगेट किया जा सकता है। मिसयूज हुआ है। एक एवरेज अगर आप मैं डाटा निकालूं तो ऐसा कहा गया है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से ऑन एन एवरेज देश में हर साल 2 स्टेट में मतलब 2 बार राष्ट्रपति शासन लगता ही लगता है। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल चीजें इस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आती है, तो मिसयूज होता है उसका। ऑल इंडिया सर्विसेज का मैनेजमेंट है ना, पूर्ण रूप से आप देखो उसमें सेंटर का पावर है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट पूर्ण रूप से सेंटर का पावर है, जिसको प्रेसिडेंट चाहेंगे वही गवर्नर बनेंगे, वही अपॉइंट होंगे। प्लस सेंटर डायरेक्शन ऑफ स्टेट, सेंटर ने स्टेट को डायरेक्शन दिया, स्टेट्स ने फुलफिल नहीं किया, क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। प्लस बाइंडिंग नेचर ऑफ स्कीम ऑफ स्टेट्स, मतलब आप कहीं ना कहीं स्टेट्स के ऊपर में चीजों को बाइंड कर देते हो, राइट। ये स्टेट्स की ऑटोनॉमी के ऊपर में क्वेश्चन है। तो इन्हीं चीजों को हैंडल करते हुए पंच कमीशन आया था। ये किस लिए आया था सर, ये सेंटर और स्टेट के रिकमेंडेशंस देने के लिए। तो आपको पता चलेगा एआरसी है ना जो आया है, वो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बात करता है। सरकारिया कमीशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हैंडल करता है। पंची कमीशन ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन को ही हैंडल करता है। पंची कमीशन ने क्या बोला है, इसने बोला सर लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब आप थोड़ा लिमिट करो चीजों को, दोनों के पास में इक्वल स्पेस दो, देयर शुड बी लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। फिर ये बोलता है क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस इन जुडिशरी एजुकेशन हेल्थ, अलग अलग सेक्टर में आप अलग अलग ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करो। और क्या बताया, स्ट्रेंथन इंटर स्टेट काउंसिल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कहीं भी डिस्प्यूट हो रहा है तो आप क्या करिए सर, इंटर स्टेट काउंसिल को स्ट्रेंथन करिए, मजबूत करिए, ताकि हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। और क्या बताया गया, जोनल काउंसिल शुड मीट ट्वाइस अ ईयर, जो जोनल काउंसिल है, अलग अलग जो जोन्स है, जोन ए जोन बी, एटलीस्ट ये साल में 2 बार तो मिले, ट्वाइस अ ईयर, इनकी मीटिंग तो सर 2 बार करो साल में। प्लस रिविटलाइज आईएनसी एनआईसी, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इनको कहीं ना कहीं वापस से स्टार्ट करो। नेशनल इंटीग्रेशन, देश में अलग अलग सेक्टर्स को इंटीग्रेट करने का काम, तो ये सब पंची कमीशन का रिकमेंडेशन था। और पंची कमीशन का रिकमेंडेशन से आपको क्लियर कट रूप से दिख रहा होगा, सेंटर और स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन अब ये लास्ट है, आर्टिकल 268 से लेकर के आर्टिकल 293। इसके पहले हमने लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव देखा, फाइनेंशियल पैसे के संबंध में। ठीक है, क्या पता चलेगा सर, जो पार्ट 12 है, राइट, आर्टिकल 268 से लेकर 293, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट के बीच के फाइनेंशियल रिलेशंस को हैंडल करते हैं। एक और चीज, ये जो भी कुछ यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, आप लक्ष्मीकांत देखोगे तो बहुत ही बल्कि तरीके से पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज को उन्होंने टच किया हुआ है जहां से क्वेश्चन नहीं आता। टैक्सेशन पावर में बहुत ज्यादा घुस गए हुए हैं, जीएसटी को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, दे नेवर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीस एरियाज। अब तो एकदम नहीं आएगा, जीएसटी को पास हुए 10 साल होने वाले, 2016 में पास हुआ था, राइट। आपको इस कंटेंट में एग्जैक्टली वही चीजें दिखाई देंगी जहां से स्टेट पीसीएस यूपीएससी के जितने वर्टिकल के एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस ओडीएस, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको रिवाइज करोगे। और ये कंटेंट आपको कहां मिलेगा, यूपीएससी बाय रुपेश टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, फिर आपको दिखाई देगा सर एडिक्वेट फाइनेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है सारे गवर्नमेंट को, मतलब काम करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, सेंटर को फाइनेंस चाहिए अलग, स्टेट को चाहिए, अगर आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं दोगे कैसे काम करेंगे। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें कंपैरिजन करके दिखाई देगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, स्टेट सर्वाइव और सेंट्रल ग्रांट, सेंटर जो कहीं ना कहीं स्टेट्स को ग्रांट देता है। स्विट्जरलैंड के बारे में क्या बोला गया, सेंटर इज सुपरसीड टू स्टेट्स, राइट। आपको दिखाई देगा यूएसए में क्या दिखाई देगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, येट स्टेट्स डिपेंड ऑन फेडरल एड, मतलब आपको जो यूएस है वहां पे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखाई देता है, मतलब स्टेट अपने हिसाब से अपने पैसे को मैनेज कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, भले सेंटर उसको एड मदद दे रहा है फिर भी। तो ये सब कुछ अलग अलग तरीके हैं जो ऐसे आप पूरे देश में कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं आपको पता है सर, स्टेट्स को वो एड तो चाहिए ही होता है, राइट। तो अगर मैं फाइनेंशियल रिलेशन की इवोल्यूशन की बात करूं तो सब के सब पुराने एक्ट से, ज्यादा पुराने एक्ट नहीं जाएंगे, हिस्ट्री अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1935 का जो एक्ट था, इसने क्या बोला था, सेंटर कुड कलेक्ट एंड शेयर नॉन इनकम टैक्स विद द प्रोविंस, मतलब जो भी नॉन इनकम टैक्स है, राइट, जो ऐसे पैसे हैं जो इनकम टैक्स से नहीं आ रहे, नॉन इनकम टैक्स के जो भी पैसे हैं वो सेंटर ही कलेक्ट करेगा और सेंटर ही शेयर करेगा, मतलब सेंटर इज अगेन पावरफुल, राइट।
सो सेंटर हैज टू लुक फॉर द स्टेट्स एज वेल। आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स आप न्यूज में देखते होंगे सर वो जीएसटी का कंपनसेशन मांग रहे, दे आर आस्किंग फॉर द जीएसटी कंपनसेशन, कि सर आपने जीएसटी किया, जीएसटी का हमें कंपनसेशन दे दीजिए, जीएसटी का पैसा हमें दीजिए ताकि हम स्टेट में काम करें। स्टेट्स को एमजी नरेगा स्कीम पे काम करना होता है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना होता है गांव के लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है, जो अनस्किल्ड है। अब स्टेट बहुत बार क्या होता है एमजी नरेगा में सैलरी देने नहीं दे पाती है, वो ये कहती है कि हमें सेंटर ने पैसा दिया ही नहीं, हमें कंपनसेशन अभी तक आया ही नहीं। कहीं ना कहीं आप जीएसटी का पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो उसका शेयर स्टेट को तो दोगे, तभी तो जाकर के स्टेट काम करेंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे होगा? तो बहुत लोग रेकमेंड करते हैं कि स्टेट्स के पास में एटलीस्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए। स्टेट्स हर टाइम सेंटर पे डिपेंडेंट रहेगा तो स्टेट काम कैसे करेगा? स्टेट का भी तो बजट है, स्टेट में भी तो सरकार है, स्टेट भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेंटर है वैसे स्टेट को भी तो मैनेज करना है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल फेडरलिज्म। वही बात है सर, फाइनेंशियल फेडरलिज्म मतलब फाइनेंस के टर्म्स में पावर को डिवाइड कैसे किया गया है। तो रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरिटी, इंडिपेंडेंट रिसोर्स रेजिंग बाय द लोअर गवर्नमेंट, वही सब चीजें, देयर इज नथिंग न्यू, राइट। मतलब आप फाइनेंशियली इसलिए चीजों को डिवाइड कर रहे हो ताकि आपका जो स्टेट है वो काम कर पाए, स्टेट कैन एक्चुअली वर्क, दैट इज द रीजन व्हाई फाइनेंशियली आप क्या कर रहे हो, पावर को डिवाइड कर रहे हो, है ना, फाइनेंशियल फेडरेशन। आर्टिकल 265 कहता है टैक्सेशन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। टैक्स आप किस तरीके से लगा रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून के हिसाब से आप टैक्स लगा सकते हैं, बिना कानूनी हिसाब से आप टैक्स कभी भी नहीं लगा सकते। सो अथॉरिटी ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द टैक्सेशन पावर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नो टैक्सेशन वाया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा ना कि अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके, मतलब एक ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है, इवन इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट अगर सेशन में ना हो तो भी कानून बन जाता है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। लेकिन कभी भी राष्ट्रपति या कोई भी जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है वो टैक्स नहीं लगा सकता। अगर आपको टैक्स लगाना है तो टैक्स के लिए वही प्रोसेस है, पार्लियामेंट से जाएगा, राइट। यू हैव टू पास फ्रॉम पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट। आप टैक्स नहीं लगा सकते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, मतलब क्लियर एंड स्ट्रेट थिंग। नेक्स्ट क्या दिखाई देगा, टैक्स लॉ मस्ट बी वैलिड, है ना, मतलब टैक्स लॉ ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही वैलिड होना चाहिए, राइट। डबल टैक्सेशन अलाउड, डबल टैक्सेशन अलाउड है, उसका यहाँ पे कुछ केस दिया हुआ है। एंड टैक्स वायलेटिंग आर्टिकल 14 कैन बी वॉइड, मतलब आप टैक्स लगाओ तो ये चीज ध्यान में रख के लगाओ कि सर टैक्स सबके लिए ऑलमोस्ट समान हो। ऐसा ना हो कि आप किसी को मदद कर रहे हो, किसी की मदद नहीं कर रहे हो, वो वाली चीजें नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 मतलब क्या है, राइट टू इक्वालिटी। ऐसा ना हो कि आप किसी से टैक्स कम ले रहे हो और किसी से ज्यादा ले रहे हो, नहीं, समान टैक्स लगाइए एटलीस्ट। तो खैर वो अलग सा टॉपिक है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में समान टैक्स लगाने के खुद के कुछ घाटे ऐसे हैं कि सपोज करो आप 5 रुपए का पार्ले जी बेच रहे हो और अगर आप उसमें 1 रुपया टैक्स ले रहे हो तो 1 रुपया का जो टैक्स 5 रुपए के पार्ले जी पे पे करेगा वो अंबानी भी 1 रुपया टैक्स भरेगा और एक रिक्शा वाला भी 1 रुपया टैक्स पे करेगा। तो कहीं ना कहीं रिक्शा वाले के लिए 1 रुपया का वैल्यू ज्यादा है, अंबानी के लिए कम है, तो वहां पे रिक्शा वाले के साथ इनजस्टिस हो गया। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अपने को देखने को मिलता है, वो इकोनॉमी का टॉपिक है, पॉलिटी में अपन नहीं लाएंगे, ठीक है। सर लास्ट है आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना, भारत सरकार को जो भी पैसा निकालना होता है, जो भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जिस फंड से वो पैसा निकालते हैं उसका नाम है सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस फंड से पैसा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, हर स्टेट के पास भी खुद का कंसोलिडेटेड फंड है, तो स्टेट को अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी इस फंड से आप पैसा निकालोगे। इसी से रिलेटेड एक मनी बिल भी आता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट कोर ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस। ऑब्वियसली बात है सर, गवर्नमेंट फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंक्लूड ऑल टैक्स, लोन, बोरोइंग, रिसिप्ट, जो भी कुछ पैसा आपको दिख रहा है, लेना है, डालना है, सब सीएफआई में आता है। नो विड्रॉल विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। वही बात है सर, आपने अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल आइटम गो टू, अच्छा इसके अलावा जो भी चीज बचता है, राइट, वो कहीं ना कहीं अलग फंड में आएगा, उसका नाम है कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। ऐसे कुछ अलग अलग फंड्स भी हैं जहां पे पैसा जाता है, लेकिन मेजर ट्रांजेक्शन जो है सरकार का वो किससे होता है, सीएफआई से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और स्टेट्स का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ट्रांजेक्शन होता हुआ नजर आता है, ठीक है। आर्टिकल 267 क्या नाम है इसका, सर इसका नाम है कॉन्टीजेंसी फंड। क्या नाम है, कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब ये होता है सर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांस उसको हैंडल करना है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टीजेंसी फंड। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, 1950 में एक एक्ट बना करके इसको बनाया गया था। फाइनेंस सेक्रेटरी इसके हेड है, राष्ट्रपति के बिहाफ पे कहीं ना कहीं पैसा निकालते हैं वो।
एंड इट इज यूज्ड फॉर डिजास्टर एंड इमरजेंसी। वही बात है सर, मतलब आपको नहीं पता, फॉर अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस, कुछ कॉन्टीजेंसी क्रिएट हो गया, हमें हैंडल करना है, कहीं बहुत तेज बाढ़ आ गया, पानी का बहाव आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, पूरा पूरा शहर दब गया, वैसे टाइम पीरियड में कोविड आ गया, राइट, हमें वैसे टाइम पीरियड में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पैसा चाहिए होता है, ठीक है। स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन कॉन्टीजेंसी फंड हेल्ड बाय द गवर्नर, वही बात है, जैसे सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट्स के पास है, कॉन्टीजेंसी फंड भी स्टेट के पास है, यहाँ पे गवर्नर हेल्ड करते हैं और सेंटर में प्रेसिडेंट साहब हेल्ड करते हैं, और इनके बिहाफ में कौन, जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी है वो देखते हैं, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा फंड है। फिर आपको दिखाई देगा सर सोर्स ऑफ रिवेन्यू, तो सोर्स ऑफ रिवेन्यू खैर आपको दिखा हुआ है, इसमें कुछ समझाना नहीं, आपको पता है सेंटर को पैसा कहां से मिलता है, स्टेट को पैसा कहां से मिलता है, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन है ना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कहां कहां से सेंटर को और कहां कहां से स्टेट्स को पैसा जा रहा है, राइट। और एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये 7th शेड्यूल का हिस्सा है, किसका है सर ये, दिस इज द पार्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, हमने ऑलरेडी इसको स्टार्टिंग में कवर कर लिया था, कि आपको दिखाई देगा यूनियन लिस्ट में 97 आइटम है, सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है कानून, स्टेट लिस्ट में 66 है, स्टेट बना सकती है, और कंकरेंट में 47 है, राइट। तो आपको इस तरीके से इसके अंदर में डिफरेंसेस दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम टैक्सेशन पावर के लिमिटेशन की बात करें तो एक आपको इंपॉर्टेंट सा टॉपिक दिखाई देगा, टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड लिमिट ऑफ 2500 रुपीज पर ईयर। ऐसा कहा गया कि अगर कोई इंसान कोई एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, कोई एक काम करता है, तो अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, जो वो इनकम जनरेट कर रहा है उसके टैक्स देने के अलावा एट मैक्स आप उससे 2500 रुपए एक साल का ले सकते हैं, बिकॉज वो एक अच्छे प्रोफेशन में कहीं वो काम कर रहा है, वो सेल्फ इनकम भले जनरेट कर रहा हो, राइट, उससे आप 2500 तक ले सकते हैं एक साल में, कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशन के ऊपर में टैक्स। अब आपको लगेगा सर ये कौन सी नई चीज आ गई, ये एग्जैक्टली ऐसा होता है, लेकिन 2500 रुपए इज दी हाईएस्ट अमाउंट, है ना, 100 रुपए, 150 रुपए, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन से पैसा गवर्नमेंट ले सकती है अपार्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। सपोज करो एक इंसान है, उसकी इनकम है सर 75,000 रुपीज, तो अगर वो 75,000 पे इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो अलग है, इसके अलावा वो जो प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट उससे बोले 100 रुपए आपको प्रोफेशन का टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा, एट मैक्स आप उससे 2500 रुपए एक साल का ले सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये जो टैक्स है कहीं ना कहीं आपके पास स्टेट के पास है, और 2500 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। दूसरा 287 क्या बोलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, अगर सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेलवे चला रही है, कुछ भी ऐसा चला रही है, तो आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स नहीं ले सकते। क्या लिखा हुआ है, नो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स इफ कंज्यूम बाय और सोल्ड टू दी सेंटर और रेलवे। अगर आप रेलवे बिजली ले रही है तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, सेंटर बिजली ले रहा है तो स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्टेट की टैक्सिंग पावर में कहां पे रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब स्टेट के टैक्सेशन पावर कहां पे कम है, हम उन एरियाज को पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या दिखाई देगा, टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट रिवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नीड प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब अगर सपोज करो कहीं भी इंटर स्टेट रिवर जा रहा है, राइट, इंटर स्टेट रिवर के ऊपर में अगर आप टैक्स लगा रहे हो, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पे टैक्स लगा रहे हो सेंटर का, तो आप बिना राष्ट्रपति के परमिशन के नहीं लगा सकते। मतलब इन एरियाज में क्या है, स्टेट को परमिशन लेना पड़ेगा, उनके पास में टैक्सिंग पावर कम है। क्यों, क्योंकि हमने सेंटर की चीजों को प्रेसिडेंस दिया हुआ है, सेंटर पूरे देश के बारे में सोच रहा है। अब आप रेलवे पे टैक्स लगाने लग जाओगे तो रेलवे तो 28 स्टेट में, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 28 स्टेट को टैक्स पे करते पड़ते, एक तो रेलवे वैसे भी घोटाला में जा रही है, राइट, ऊपर से आप इतना टैक्स ले लो कि रेलवे चलना ही बंद हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, ये स्टेट्स को अपना मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 101 अमेंडमेंट जो रिसेंट में हुआ था, जिसमें सर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और क्या बोला गया, सेंट्रल स्टेट हैव कंकरेंट पावर, इस पे सेंट्रल स्टेट के पास कंकरेंट पावर है, जीएसटी का एक काउंसिल भी बना हुआ है, 2016 में ये एक्ट पास हुआ था, दैट इज ऑल, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, कुछ ऐसे पैसे जो टैक्स से नहीं आ रहे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो सेंटर रेलवे से, बैंकिंग से, इन एरिया से पैसा ले रहा है, स्टेट जो है वो इरिगेशन से, फॉरेस्ट से, ये कैसा पैसा है सर, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। क्या है ये, दिस इज कंप्लीटली नॉन टैक्स रेवेन्यू, बिना टैक्स का पैसा, मतलब पैसा बहुत तरीके से आता है, टैक्स रेवेन्यू आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। बेसिकली ये टॉपिक्स को आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, यू रीड दीस टॉपिक्स इन इकोनॉमी। अब ये लास्ट टॉपिक है क्लास का आज का, एंड आफ्टर दिस द चैप्टर इज डन। बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने काफी अच्छे तरीके से कवर अप किया, बस आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ग्रांट इन एड, मतलब क्या होता है, आप ग्रांट देते हैं, मतलब जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स को ग्रांट देती है, ग्रांट मतलब मदद करती है, किस प्रकार का मदद कर रही है, स्टैट्यूटरी ग्रांट, मतलब सपोज करो आपने एक एक्ट बना दिया आर्टिकल 275 में, कुछ ऐसे स्टेट्स है जो बेचारे बहुत ही वीक है, कमजोर है, तो सेंटर क्या करेंगे, उसको फाइनेंशियल मदद देगी, राइट, और ये पैसा कहां से जाएगा, कंसोलिडेट फंड से जाएगा।
राइट। रिकमेंड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बोलेगा सर ये स्टेट जो है बहुत ही पिछड़ा है, डेवलप नहीं हो रहा, इसको पैसा देना पड़ेगा, एड देना पड़ेगा, तो आप वो पैसा उसको दोगे। और पैसा आप कहां से दोगे? अपने कॉन्सोलिडेटेड फंड से निकालोगे, मतलब सेंटर उस पैसे को कॉन्सोलिडेटेड फंड से निकाल करके स्टेट को देगा। सिंपल एज दैट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है एससी एसटी के शेड्यूल के लिए। डिस्क्रिशनरी ग्रांट, डिस्क्रिशनरी ग्रांट मतलब समझबूझ, आपके ऊपर में कोई फोर्स नहीं, आपको लग रहा है कि कोई स्टेट है, राइट, उसको मदद की आवश्यकता है, तो आपको लग रहा है कि आप मदद करने की क्षमता रखते हैं, तो आप उनको ग्रांट दे दीजिए। ग्रांट मतलब आप वो पैसा उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो पैसा आपको रिटर्न करे, आपने उनको मदद किया है, यू हैव डन एड टू समबडी, राइट। वो वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन आउटसाइड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, राइट। नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, प्योरली सेंट्रल डिस्क्रिप्शन, कोई संवैधानिक ऑब्लिगेशन नहीं है, सेंटर के ऊपर में अपना डिस्क्रिप्शन, उस हिसाब से वो टैक्स लगाती, मतलब पैसा दे सकती है। अदर टेम्पररी ग्रांट, 10 साल के लिए अपने ग्रांट दे दिया। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर दिया कि यार ये स्टेट की स्थिति खराब है, 5 साल इनको पैसा दे देते, थोड़ा ये लोग अच्छा हो जाएंगे, तो वैसे जगह पे सेंटर ने पैसा देना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज द टेम्पररी ग्रांट। So with this particular thing, we have completed the 11th class of 11th session ऑफ पॉलिटी सीरीज, है ना, 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हमने 1 घंटे के आसपास में कवर अप किया हुआ है। दिस सेशन इज हाईली प्रोडक्टिव। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल 312 के ऊपर में, राज्यसभा की स्पेशल पावर्स के ऊपर में, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने को लेकर के, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव चीजों में अमेंड करने के लेकर, मतलब कानून बनाने को लेकर के, उन एरियाज को ठीक से रिवाइज करोगे। पीपीटी डाउनलोड कर लेना यूपीएससी बाय यूपीएस टेलीग्राम चैनल से, और कंसिस्टेंट होकर के वीडियोस को देखेंगे। एंड आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज मेंशन दिस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में तो ये वीडियो को बूस्ट मिलेगा और वीडियो वाइडर रेंज ऑफ एस्पिरेंट्स तक पहुंचेगी, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। चलो टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।